जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें आज हम लोग भू राजस्व व्यवस्था देखेंगे। कल के वीडियो में हम लोगों ने भू राजस्व व्यवस्था में स्थायी बंदोबस्त को देखा था, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने देखा था ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था जो थी वो 3 प्रकार की थी, क्योंकि बहुत बार भू राजस्व प्रणाली से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, चाहे एग्जाम कोई सा भी हो। तो आप कल की वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कल की वीडियो में हमने स्थायी बंदोबस्त को पढ़ा दिया था और उसमें हमने पूरी डिटेल से जाना था कि भू राजस्व व्यवस्था जो थी वो कहाँ से शुरू की गई थी, क्यों लगाया गया भू राजस्व, ये सारी चीज़ें हमने बता रखी है। एक बार आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली जो है, इसमें आज हम लोग रैयतबाड़ी और महालबाड़ी को पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखेंगे भू राजस्व प्रणाली या व्यवस्था जो है वो कितनी है, 3 है। स्थायी बंदोबस्त, रैयतबाड़ी और महालबाड़ी। स्थायी बंदोबस्त को हम लोगों ने कल जान लिया था, आज हम लोग रैयतबाड़ी और महालबाड़ी को पढ़ेंगे। एक बार स्थायी बंदोबस्त को फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। कल के हमने वीडियो में देखा था कि स्थायी बंदोबस्त जो है वो बंगाल, वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक में लागू थी, और ये व्यवस्था जो थी वो 19% भूभाग पर लागू थी ब्रिटिश भारत के। इस व्यवस्था में सबसे ऊपर कंपनी यानी कि सरकार थी, कंपनी के नीचे जमींदार था और जमींदार का संबंध किसान से था। तो यानी कि स्थायी बंदोबस्त में ये 3 लोगों के बीच ये व्यवस्था चलती थी। आज हम लोग रैयतबाड़ी पढ़ेंगे। रैयत का मतलब होता है किसान, जिसे किसान भी कहा जाता है और काश्तकार भी कहा जाता है। तो रैयतबाड़ी व्यवस्था में कैप्टन रीड जो है वो 1792 में 12 महल जो मद्रास में पड़ता है, इसे लागू किया गया था और ये पहली बार प्रायोगिक तौर पर लागू हुई थी। पूछा जा सकता है कि रैयतबाड़ी व्यवस्था को पहली बार प्रायोगिक यानी कि एक्सपेरिमेंट के आधार पर कब लागू किया गया था, तो 1792 में। ये पूरी तरीके से लागू नहीं हुई थी, इसको एक एक्सपेरिमेंट में लाया गया था, इसको प्रायोगिक के तौर पर। तो इसे कब लाया गया, 1792 में। कहाँ पर, 12 महल यानी कि मद्रास में। कौन लेकर आया, कैप्टन रीड। आगे देखेंगे थॉमस मुनरो, कहीं कहीं पर थॉमस मुनरो भी लिखा होता है। थॉमस मुनरो ने 1820 में इसे पूरे मद्रास में लागू कर दिया गया और यही रैयतबाड़ी की शुरुआत जो है मानी जाती है। पूछा जाता है कि रैयतबाड़ी की शुरुआत कब हुई थी, तो 1820 में, और इसे किसने किया था, थॉमस मुनरो ने। कहाँ पर, मद्रास में। ये पूरा जो मद्रास का क्षेत्र था वहां पर लागू कर दिया गया। अब देखेंगे रैयतबाड़ी के जनक यानी कि पिता कौन थे, तो कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो। ये दोनों लोगों ने रैयतबाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। और यहाँ पर आपको नोट करना है कि जो कैप्टन रीड जो था वो मुंबई का गवर्नर था और जो थॉमस मुनरो था वो मद्रास का गवर्नर था। इन दोनों ने मिलकर ही इस रैयतबाड़ी व्यवस्था को लागू किया था, जिसे जनक कहा जाता है रैयतबाड़ी का। आगे देखेंगे मध्यस्थता। रैयतबाड़ी व्यवस्था में कंपनी यानी कि सरकार और किसान के बीच में मध्यस्थता थी, जबकि हम लोगों ने स्थायी बंदोबस्त में देखा कंपनी, जमींदार और किसान, इन 3 लोगों के बीच में मध्यस्थता थी। रैयतबाड़ी व्यवस्था में जमींदारी को खत्म कर दिया गया, क्योंकि जमींदार जो था वो किसानों का इतना शोषण करता था कि किसान जो था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था। इस कारण रैयतबाड़ी व्यवस्था में जमींदार को हटा दिया गया, सीधा संपर्क जो है किसान और किसान का संपर्क कंपनी से रखा गया। रैयतबाड़ी व्यवस्था में भूमि का जो मालिक है वो किसान को बनाया गया, जबकि स्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक जमींदार को बनाया गया। आप सोच सकते हैं
कि जमीन किसान की और मालिक कौन है? जमींदार। यहाँ पर दोस्तों रैयतबाड़ी व्यवस्था में किसान की जमीन है उसी को ही मालिक बनाया गया, तो ये तो बहुत ही बेहतर रही। फिर आप देखेंगे भूभाग। रैयतबाड़ी जो व्यवस्था थी वो 51% भूभाग पर लागू थी, जबकि स्थायी बंदोबस्त जो थी वो 19% भूभाग पर लागू थी। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप अपनी कॉपी में जरूर नोट्स करिएगा। तो आपने देखा रैयतबाड़ी व्यवस्था कितने प्रतिशत भूभाग पर थी? तो 51% भूभाग पर। इसमें कौन कौन से क्षेत्र थे ये भी पूछा जाता है, तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। मद्रास, बम्बई, कुर्ग और असम, इन क्षेत्रों पर रैयतबाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। फिर आप देखेंगे लगान। लगान यानी कि कर। सरकार जो थी वो लगान यानी कि कर जो वसूली करती थी वो प्रारंभ में 1/3% करती थी रैयतबाड़ी व्यवस्था में, लेकिन आगे चलकर 1855 में इसका जो लगान था रैयतबाड़ी व्यवस्था में 50% कर दिया, और कहीं कहीं पर इसे 33 से लेकर 55% के बीच में भी लगान यानी कि कर वसूला जाता था। ये एग्जाम में पूछा भी गया है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि इस रैयतबाड़ी व्यवस्था में सबसे बुरी चीज क्या है? सबसे बुरी चीज है लगान, यानी कि कर जो है वो इतनी अधिक है कि किसान जो है उसे चुका पाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों आप किसी भी व्यवस्था को कितने भी बेहतरीन से बेहतरीन लेकर आइए, लेकिन आप उस व्यवस्था में टैक्स यानी कि लगान को कम नहीं करेंगे तो वो आपकी जो व्यवस्था है वो कभी भी सफल नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों जो टैक्स होता है जिस पर लगाया जाता है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, और चुका पाना तो बहुत ही मुश्किल, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम समय पर उस टैक्स को उतना ही चुका दें। तो रैयतबाड़ी व्यवस्था में जो किसान जो था वो 50% टैक्स को चुकाने के लिए वो अगर समय पर नहीं कर पाता था तो उसकी जो जमीन थी वो नीलाम कर दी जाती थी, यानी कि दूसरे किसानों को दे दी जाती थी। क्योंकि 50% टैक्स चुकाना इतना आसान नहीं था, तो किसान अपने जमीन को बचाने के लिए किसी दूसरे धनी व्यक्ति के पास जाता है और वहां से धन लेता है, जिसे दोस्तों साहूकार कहा जाता है। साहूकार उसे कहते हैं जो उसके पास अधिक धन है, पैसा है, या इसे महाजन कहा जाता है। हालांकि रैयतबाड़ी व्यवस्था में जमींदारी को खत्म कर दी गई थी, यानी कि साहूकार ये महाजन को खत्म कर दिया गया था, लेकिन सिंपल सी बात है कंपनी ने टैक्स इतना लगा दिया कि किसान को किसी दूसरे स्थान से पैसा लेकर कंपनी को देना पड़ता था। तो किसान जो था वो साहूकार जो ये बिचौलिए के रूप में थे, इनसे पैसा लेकर किसानों के पास अपना कंपनी को टैक्स देता था। तो जब किसान जो था वो साहूकार से पैसा लेता था तो इस पर इतना कर्ज बढ़ गया कि उन कर्ज को समय पर नहीं चुका पाता था। क्योंकि दोस्तों जो फसल होती थी वो जरूरी नहीं था कि उतना ही हो जितना हम हर बार करते आ रहे थे, क्योंकि फसल जो है कम या ज़्यादा भी हो सकती है। तो 50% टैक्स देने के कारण किसान जो था वो कर्जदाता बन गया, क्योंकि वो साहूकारों से पैसा लेकर अपना टैक्स जो था वो कंपनी को चुकाता था। इसलिए किसान जो था वो बर्बाद हो गया, और साहूकार जो थे वो किसानों को जमीन जो थी वो हड़प लेते थे। यहाँ पर आगे देखेंगे जो रैयतबाड़ी व्यवस्था है इसमें जो कंपनी यानी सरकार जो थी इसका विचार ये था कि हमें अधिक से अधिक आय मिले इस व्यवस्था से, और इसमें कृषक का लाभ हो। कृषक का मतलब कि हम जमींदारी व्यवस्था को खत्म कर देंगे, जमींदार नहीं होगा, तो इसमें कृषक जो है यानी कि किसान जो है वो खुशी से अपना काम करेगा, और जो हमने टैक्स लगाया है वो हमें समय पर देता रहेगा।
लेकिन दोस्तों इस व्यवस्था में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि टैक्स जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण इस रैयतबाड़ी व्यवस्था में भी जमींदार यानी कि साहूकार यानी कि महाजन भी बिचौलिए के रूप में आते हैं और किसानों के साथ शोषण करते हैं, क्योंकि किसान जो है वो 50% टैक्स ना चुकाने के कारण वो किसी दूसरे व्यक्ति से पैसा लेता था और सरकार को टैक्स चुकाता था। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया जैसा कंपनी ने सोचा। अब इस व्यवस्था के परिणाम यानी कि प्रभाव क्या हुआ? इसका प्रभाव यही हुआ कि किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, क्योंकि दोस्तों कर और लगान की दर जो थी वो अधिक थी। 50% टैक्स चुकाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दोस्तों आप सोच सकते हैं कि उपज का आधा भाग हमें कंपनी को देना है, बचा आधे में से किसान जो है वो अपना खर्चा भी चलाएगा और आने वाले समय में वो अपनी खेती बाड़ी के लिए भी लगाएगा। तो क्या इतना असंभव है? नहीं। इसमें दोस्तों रैयतबाड़ी व्यवस्था में साहूकार जो थे वो किसानों का शोषण करते थे, जैसे स्थायी बंदोबस्त में जमींदार शोषण करते थे। किसानों के अपनी उपज का 50% भाग जो था वो सरकार को देना पड़ता था, यानी कि आधा भाग सरकार ले लेती थी। इसमें लगान यानी कि जो कर जो था वो 30 वर्ष के लिए निश्चित कर दिया गया, यानी कि फिक्स कर दिया गया कि 30 वर्ष तक आप इतना ही हमें देंगे। अब हम लोग देखेंगे रैयतबाड़ी के बाद, क्योंकि ये पूरा रैयतबाड़ी था, इसके बाद हम लोग देखेंगे महालबाड़ी। पहले हम लोग महालबाड़ी को जानेंगे कि महालबाड़ी है क्या। दोस्तों महालबाड़ी जो है वो 2 या 2 से अधिक गांवों के समूहों को महालबाड़ी कहते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक गांवों को मिलाकर क्या कहा जाएगा? महाल। यानी कि 5-6 गांव होते हैं, उन गांवों को मिला दिया गया और उन्हीं पर ही टैक्स लगा दिया गया। तो इसे दोस्तों महालबाड़ी व्यवस्था कहा गया। अगर आपसे पूछा जाए कि महालबाड़ी व्यवस्था क्या है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक गांवों के समूह को महालबाड़ी कहते हैं। महालबाड़ी व्यवस्था में हॉल्ट मैकेंजी जो थी वो 1822 में इसे शुरू करते हैं, यानी कि महालबाड़ी व्यवस्था को 1822 में लागू करते हैं, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि महालबाड़ी व्यवस्था की शुरुआत या लागू कब की गई। तो आप बताएंगे 1822 में। किसने किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने। और महालबाड़ी व्यवस्था के जनक हॉल्ट मैकेंजी ही थे। ये भी पूछा गया है प्रश्न में, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। अब देखेंगे भूभाग। भूभाग यानी कि महालबाड़ी व्यवस्था जो थी वो कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू थी? तो देखेंगे 30%। महालबाड़ी व्यवस्था को 30% भूभाग पर लागू किया गया था, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्थायी बंदोबस्त जो थी वो 19% पर, रैयतबाड़ी 51% पर और महालबाड़ी 30% पर पूरे ब्रिटिश भारत में लागू थी। तो टोटल 100% पर ये तीनों व्यवस्था लागू हो गई। लागू क्षेत्र आप यहाँ पर देखेंगे, महालबाड़ी व्यवस्था को पंजाब, सिंध, संयुक्त प्रांत जिसे वर्तमान में आज उत्तर प्रदेश कहा जाता है और मध्य प्रांत जिसे आज मध्य प्रदेश कहा जाता है, इन क्षेत्रों पर महालबाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था, जो 30% भूभाग पर लागू थी। फिर आप देखेंगे कर, लगान यानी कि राजस्व। जो राजस्व यानी कि कर या लगान की जो वसूली थी महालबाड़ी व्यवस्था में वो 50 से 66% के बीच में थी। आप सोच सकते हैं ये भी बहुत ज़्यादा टैक्स है, क्योंकि 50 से 66% टैक्स देना बहुत होता है। दूसरी बात आप यहाँ पर देखेंगे कि महालबाड़ी व्यवस्था में जो लगान वसूली थी वो लगान की दर जो थी वो अनुमान पर आधारित थी, यानी कि जितना चाहो उतना लगा दो, वो अनुमान पर थी, आप पर डिपेंड करता है। तो ये व्यवस्था जो थी, इस व्यवस्था में जो टैक्स जो था वो 80% तक लागू हो गया था। आप सोच सकते हैं
कि वहाँ पर आपने देखा है रैयत बाड़ी में 50% से भी अधिक टैक्स था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 80%। तो आप सोच सकते हैं कि किसानों को तो सिर्फ 20% ही मिल रहा है। तो क्या ये मुश्किल इतना आसान नहीं है ना। तो आप सोच सकेंगे कि ये भी व्यवस्था जो थी वो सफल नहीं हो पाई, क्योंकि 80% टैक्स देना किसानों के लिए बहुत ही भारी था। दूसरी बात आप देखेंगे मध्यस्थता। महालवाड़ी व्यवस्था में जो मध्यस्थता थी वो कंपनी यानी कि सरकार और महाल का मतलब अभी हमने बताया था कि 2 या 2 से अधिक गांवों को मिलाकर क्या कहेंगे, महालवाड़ी। यानी कि महाल का मतलब होता है गांव यानी कि ग्राम। इन दोनों के बीच में ये व्यवस्था थी। पूछा जा सकता है कि महालवाड़ी व्यवस्था जो थी वो किन के बीच में थी, तो कंपनी और महाल यानी कि ग्राम के बीच में थी। इसमें दोस्तों भूमि का मालिक जो था वो महाल यानी कि ग्राम को बनाया गया। अब ये ग्राम कौन थे, जो 2 या 2 से अधिक गांव को मिलाकर उन्हें दोस्तों मालिक बनाया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भूमि का मालिक कौन था, तो आप बताएंगे महाल मतलब सामूहिक रूप से लगान वसूल करेगी, यानी कि इन गांवों से कंपनी जो है वो लगान लेगी। अब इसमें भी दोस्तों बिचौलिया आते हैं, यानी कि अब सिंपल सी बात है, टैक्स इतना ज़्यादा है तो किसान क्या करेगा, अगर वो समय पर नहीं चुका पाएगा तो वो क्या करेगा, अपनी खेती को बचाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से पैसा लेगा, फिर कंपनी को देगा। तो इसमें भी दोस्तों बिचौलिए के रूप में आते हैं मुखिया। आप जानते हैं कि गांव में कौन होते हैं, मुखिया होते हैं, या इसी को दोस्तों लंबरदार भी कहा जाता है। तो महालवाड़ी व्यवस्था में बिचौलिए के रूप में मुखिया होते हैं या लंबरदार होते हैं, जो क्या करते हैं, किसानों का शोषण करते हैं। तो ये हमारे दोस्तों महालवाड़ी व्यवस्था थी और रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इसको हमने एक एक करके जाना। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।